बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रेहान जहांगीर खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दलील के साथ। आज एक बहुत हिस्टोरिक दिन था फॉर पीस, फॉर अफगानिस्तान एंड फॉर दिस रीजन वेयर वी लिव, एशिया। और आज कतर में जी मुज़ाकरात का जो पहला पड़ाव है वो शुरू हो गया है। अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के माबेन बहुत ज़्यादा शराइत, बहुत ज़्यादा हर्डल्स के बाद आखिरकार तालिबान जो है उन्होंने आज मुज़ाकरात के लिए जो हामी भरी थी वो उन्होंने वादा पूरा किया और शुरू हुआ। और पूरी दुनिया में नेटो से लेके जो यूएन है, तमाम लोग जो है, इवन चाइना, पाकिस्तान, सब ने इसका बहुत बड़ा खैर मकदम किया है और वक्त की ज़रूरत जो है वो करार दिया है कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो अमन है और जो इस्तेहकाम है वो खित्ते का इस्तेहकाम है। अब्दुल्ला जो वहाँ के जो अफगानिस्तान की तरफ से वहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बहुत साफ बात की कि अफगानिस्तान में जो अमन है वो इस वक्त अवाम की भी सख्त ज़रूरत है, खित्ते की भी सख्त ज़रूरत है। तालिबान से उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि हमें एक साथ मिलजुल के लोगों के लिए और इस खित्ते के लिए अब काम करना चाहिए। तालिबान की वही एक डिमांड अभी बरकरार है कि वहाँ पर हम साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन इस्लामी निज़ाम के तहत, इस्लामी निज़ाम के नफाज के बाद। माइक पोम्पियो ने भी वहाँ पर शिरकत की, यूएस की तरफ से वो भी जो है एक मीडिएटर के तौर पर वहाँ पर मौजूद है। और 4-5 दिन ये मुज़ाकरात जो है अभी जारी रहेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो है इसका खैर मकदम किया है और उन्होंने इसको एक हिस्टोरिकल जो है ओकेजन मोमेंट जो है वो करार दिया है। और उन्होंने भी कहा है कि अफगानिस्तान का अमन एक्चुअली पाकिस्तान में भी अमन है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए अफगानिस्तान में अमन कितना ज़रूरी है और ये जो अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस वक्त दुनिया की कितनी नज़रें हैं इन मुज़ाकरात पर, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद इलियास अंसारी साहब। दिफाई जो है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी है, PhD भी की है उन्होंने और तदरीस के शोबे से वाबस्ता है पिछले 15 से 16 साल से। मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, रिहान कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अंसारी साहब, बहुत हिस्टोरिक डे था। हमने देखा कि अफगानिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत और जो तालिबान थे वो एक टेबल पर आखिरकार बैठ गए हैं। पहली बार नहीं बैठे, पहले भी बैठ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ उम्मीदें नज़र आ रही है और दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है अफगान अमन के क़याम के लिए। कितना इम्पोर्टेंस आप जो है इसको समझते हैं, इतने इम्पोर्टेंट समझते हैं इन मुज़ाकरात को? माइक पोम्पियो भी वहाँ पर मौजूद है और तमाम दुनिया के तमाम ममालिक इसका खैर मकदम कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए, इसको हम 3 पहलुओं से देख सकते हैं। पहला पहलू तो ये है कि बतौर मुसलमान हम इसको देखें कि मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान जो है एक तवील अरसे से जंग का, तबाही का, बर्बादी का शिकार चला रहा है। दूसरा, इसको हम इस पहलू से देखें कि हमारे पड़ोस में, यानी पाकिस्तानी होने के नाते हमारे पड़ोस में सब कुछ हो रहा है, उससे बराह रास्त सबसे पहले हम मुतासिर। बिल्कुल। और उसमें एक बहुत बड़ी तादाद में महाजरीन भी हमारे यहाँ मौजूद हैं और ये सिलसिला 79 से चला हुआ है। तो दूसरा ये रही पाकिस्तानी होने के तरह से देख लिया जाए। तीसरा, इसको आलमी सतह पर अगर हम देखें तो अमरीका में ये इंतखाबात का साल है, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी सियासत है, उससे जो है अपने मुल्क के मामलात को भी मद्देनजर रखना है। उसकी कोशिश ये है कि वो जितना बड़ा खर्चा वहाँ पे हो चुका जंग के अंदर, तबाही जंग के अंदर, और वो बिल्कुल किसी भी तौर कामयाब नहीं हो सके, उसे वहाँ से कैसे निकलना है और आवाम को कैसे बताना है। ये 3 एंगल हैं जी जिसके जरिए से हम इसको देख सकते हैं। तो पहले एंगल से अगर हम देखें तो अफगानिस्तान जो सबसे पहले जो वहाँ के बाशिंदे हैं बेचारे, जो सबसे ज्यादा तकलीफ का शिकार हैं, जनरेशन जंगी नजर हो गई हैं और बिल्कुल तबाही और बर्बादी। 4 decades, it's been 4 decades that they are into war. नतीजे में कुछ फायदा ज़ाहिर है कि होगा। अंसारी साहब, अगर हम देखें कि इन मुज़ाकरात को जिस तरह पाकिस्तान ने खैर मकदम किया है, पूरी दुनिया खैर मकदम कर रही है, तालिबानों की तरफ से अभी तक वही एक डिमांड आ रहा है कि इस्लामी निफाज जो है वो अफगानिस्तान में हो और उस निज़ाम के तहत जो है फिर अफगान हुकूमत और तालिबान मिलकर जो काम करे। अभी फ़िलहाल तो वहाँ पर अमन जो है सीज़ फायर भी है और अब्दुल्ला ने भी जो है एक पीसफुल जो है सीज़ फायर की डिमांड भी की है। तो क्या समझते हैं कि दोनों में इख्तिलाफ जो है
वो बरकरार रहेगा या अफगान हुकूमत और तालिबान एक टेबल पे बैठ जाएगी और अमेरिका को एक सेफ एस्केप मिल जाएगा? देखिए, अमेरिका तो जान छुड़ाना चाह रहा है, बिल्कुल, इसमें तो कोई ये शक चाहता है कि वो यहाँ से निकले तो इस तरह से निकले कि वो कहे कि जी मैं विक्टोरियस हूँ और मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। नहीं। बिल्कुल वो हारी जंग को टेबल के ऊपर शो ये करना चाहता है कि गोया वो जीत गया है। अफगान तालिबान भी इस बात को समझते हैं और जो मौजूदा अफगान हुकूमत है उनको भी ये मालूम है कि उनकी जो सर्वाइवल है वो अमेरिका, भारत और चंद और ममालिक की वजह से है। बिल्कुल अमेरिका अगर यहाँ से चला जाता है तो भारत अकेला जो है यहाँ पे वो उनकी सर्वाइवल में उतनी मददगार, उनके लिए उतना मददगार साबित नहीं हो सकता। बिल्कुल इसलिए उनकी अपनी परेशानी है। तालिबान ने कभी भी अपने मौक़िफ़ से जो है पसपाई इख्तियार नहीं की। ये वही तालिबान थे जिनको समझाने के लिए बहुत सारे वफूद भी गए थे 9/11 के मौके पे, बिल्कुल ताकत से टक्कर न लो। ये वही तालिबान है जिन्होंने मतलब के नहते होने के बावजूद जो है या बहुत मुख्तसर से असलहे के साथ जो है वो दुनिया की सुपर पावर को जो बिल्कुल तकरीबन 2 लाख के करीब फौजों को लेके पहुंचा। अमेरिका की मौजूदगी में 50 ममालिक मौजूद थे, ये में नहीं भूलना चाहिए। 200 मुल्कों में से 50 मुल्क जो हैं वो मिलके उन्होंने एक छोटे से मुल्क, कमजोर से मुल्क अफगानिस्तान पे हमला किया था 2011 अक्टूबर के अंदर। तो सॉरी 2001 अक्टूबर में, बिल्कुल 11 सितंबर के बाद। उस मौके पे वो जब आए थे, इतनी तवील जंग लड़ी और वो कामयाब नहीं हो सके। तो तालिबान जो हैं वो अपने आप को, उनके लिए मुश्किल है कि वो अपने आप को रिट्रीट करें और वो रिट्रीट नहीं होंगे अपने मौके से, वो अपने मौके पे कायम रहेंगे। अच्छा सर, अगर हम देखें कि एक 9/11 का वाकया होता है जिसमें 2900 के करीब अमरीकी जो है वो मर जाते हैं, अपने हाथ से जो है अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उन 2900 के बदले 3 लाख के करीब अफगानिस्तान के बाशिंदे और तकरीबन 3 लाख के करीब अफगानिस्तान के, 1 लाख के करीब पाकिस्तान के लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। तकरीबन 1 मिलियन लोग उस एक हादसे के बाद जो है शहीद किए जाते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि ये अफगानिस्तान के ऊपर जो है अमेरिका ने जब हमला कर दिया था 9 अक्टूबर 2001 में, इन सब के बावजूद अब दुनिया को हकीकत पता चल चुकी है कि देयर वाज नथिंग इन अफगानिस्तान और 9/11 में अफगानिस्तान का उस वक्त तालिबान का, मुजाहिदीन का कोई भी हाथ नहीं था। तो वो जो 1 मिलियन लोग जो है इस एक अमेरिका की पागलपन में जो अपने हाथों जान से हाथ धो बैठे हैं, उनका क्या? आया दुनिया अमेरिका से इसके बारे में नहीं पूछेगी कि अभी जो वो अमन मुज़ाकरात के लिए उन्हीं तालिबान को बिठा दिया जिनके वो खिलाफ थे? तो मेरे ख्याल में दुनिया चुप बैठी है। यूएन क्या कर रहा है? यूएन अब अमेरिका को नहीं बता सकता कि आप तो अफगानिस्तान से तालिबान को खत्म कर रहे थे, उनके साथ टेबल पर बैठे मुज़ाकरात के लिए। देखिए, पहली बात जो है वो ये है, आपने जो बात की वो बात की इखलाकियात की, बिल्कुल आपने जो बात की वो बात की उसूल की, आपने जो बात की वो बात की इंसानियत की। याद रखिए कि दुनिया में सियासत गालिब है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं माइट इज राइट, और आप बात कर रहे हैं राइट इज माइट की। असल तौर पर दुनिया में बदलने की वजह ही यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और तो वो जो ममालिक अपनी कमजोरी या अपने मफादात की वजह से चुप रहते हैं, तो यूएन का जो खर्चा है वो 21.3% जो है बजट का वो अकेले अमेरिका देता है, और बाकी खर्चा जो है बजट जो है वो दुनिया के बाकी ममालिक मिल के देते हैं। तो जिसका पैसा लगता है बात भी उसकी मानी जाती है, बिल्कुल, जिसके पास मिलिट्री कुव्वत है बात भी उसकी मानी जाती है। इसलिए जो ताकत का हुसूल है, ताकत का जायज हुसूल है, वो अगर आप इंसाफ को, अमन को बरकरार रखने के लिए इख्तियार करें वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक तरफ बहुत कमज़ोर होगा और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा तो वहाँ पे जो है वो ये ताकत तबाही मचाती है। और हम ये देख रहे हैं कि जंग अज़ीम दोयम के बाद यूएन बनाई इसलिए गई थी बुनियादी तौर पे कि अमन कायम किया जाए। उसके देखिए चार्टर में जो 4 नुकात हैं उसमें तो सबसे पहला नुकता यही है कि दुनिया में पीस मेंटेन किया जाए। तो यूएन जो है वो उन 5 ताकतों की यरगमाल है जिनके पास जो पावर है, और असल में वही 5 ममालिक अपने मकासद और मफादात के तहत इस दुनिया को, निज़ाम को चला रहे हैं। और उस निज़ाम को चलाने के लिए उनसे पूछने वाला अखबारी आर्टिकल हो सकता है, कोई एक आध कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो बाइखलाक और बाउसूल आदमी मुतालबा कर सकता है बयान दे के, अदरवाइज तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। इस वजह से ये जो चीज़ है
ये तो आम आदमी जो है वो सोच सकता है। देखिए ना, पाकिस्तान के तो सारे लोग जो हमारा एक मखसूस तबका है जिनकी NGOs की फंडिंग बाहर से आती थी, मीडिया में बैठे हुए वो सारे लोग, और वो सारे के सारे लोग पूरा एक ज़हन साजी कर रहे थे, डरा रहे थे कि अमेरिका खा जाएगा, अमेरिका ये कर देगा। अब उसी अमेरिका को बर्बादी के साथ जो है वो यहाँ से जाना पड़ रहा है, और इसी तरीके से वो वियतनाम के अंदर भी बर्बादी का शिकार हुआ था। यहाँ मैं जो है वो नाज़रीन की मालूमात के लिए बताता चलूँ कि अमेरिका ने वियतनाम पे जो हमला किया था वो एक बहाने से किया था, जिस तरह से ये 9/11 वाला बहाना करके अफगानिस्तान पे अटैक किया, इसी तरीके से एक बहाना वियतनाम पे हमला करने से पहले अमेरिका ने किया था कि उसकी इस्लाम बोट जो है, कश्ती जो है, वो वियतनाम के हुकूमत ने जो है उसको डबो दिया है और हम उसका बदला लेंगे। 3 दिन के बाद, यानी उन्होंने हमला कर दिया, उसके 3 दिन के बाद पता चला वो बोट तो ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो जंग छिड़ी, 52,000 या 51,000 अमेरिकी फौजी उसमें मारे गए, और जो वियतनाम था उसकी 8 से 8 बच गई। वहाँ के लोग बेचारे जो है, लेकिन सर फिर भी वियतनाम की वार में अमेरिका काफी बदनाम हुआ था और काफी नुकसान उठाया था। वियतनाम की भी उस वक्त अच्छी खासी रेजिस्टेंस दिखाई थी, और अमेरिका बाद में परेशान था कि अभी जंग से कैसे निकले, जैसे अभी अफगानिस्तान से। और आपने इराक शायद भूल गए, वहां पर एटमी हथियार की मौजूदगी का बहाना बनाकर उसको सद्दाम हुसैन को उन्होंने किस तरह उनको जो है मार दिया गया। खैर, ये अमेरिका की बहुत पुरानी रिवायत है। लेकिन आपने बात की इलेक्शन की और ट्रम्प की, तो आजकल ट्रम्प को, जिनको नोबेल पीस के लिए भी नॉमिनेशंस उनकी हो रही है कि उन्होंने जनाब UAE और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदा करवाया, और अब बहरीन और इसराइल के बारे में एक तरफ हम देख रहे हैं इलियास साहब कि जो एशिया है वहां पर अमन की बातें हो रही है, वहां तालिबान और अफगान हुकूमत एक सीट पर बैठ गए, एक टेबल पर बैठ गए हैं और नेगोशिएशन कर रही हैं। दूसरी तरफ वही अमेरिका जो उनके दरमियान नेगोशिएशन करवा के खुद जान छुड़वा रही है, इधर अरब ममालिक में इसराइल का जो असर रसूख है, उनके रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मुफाद क्या है समझ में? आज फिलिस्तीन ने भी बहुत रेजिस्टेंस दिखाई है, बहरीन को अच्छी खासी सुनाई है कि ये फिलिस्तीन से, मस्जिद अक्सा से और OIC से सबसे गद्दारी है। UAE की अब बहरीन कर रहा है, सऊदी इस मामले में चुप है। खित्ते में क्या हो रहा है एशिया में, कि एशिया को 2 हिस्सों में बिल्कुल बांट दिया गया। एक तरफ अमन की बातें हो रही है, दूसरी तरफ इसराइल को जो है वो गालिब किया जा रहा है अरब पर। इसका ताल्लुक भी वही हम वहाँ की सियासत से जोड़ेंगे अमेरिका की। यहूदी लाबी वहाँ बहुत मजबूत है। यहूदी लाबी का एजेंडा जो अपनाएगा वो कामयाब हो जाएगा इंतखाबात में, बायहुक और बायकुक या जो भी उनका सिस्टम है उसको वो आगे ले आएंगे, और जो उस एजेंडे को कामयाब नहीं करेगा वो नाकाम हो जाएगा। ग्रेजुअली वो फिर सारे मुतालबात जो है इसराइल यहूदी लॉबी के जरिए से जो अमेरिका में मौजूद है उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। 80% जो वसाइल हैं अमेरिका के, वो 2% यहूदियों के हाथ में हैं। तो इसलिए मीडिया हो, ज़राए इब्लाग हो, वहाँ पे फिल्म हो, उसके साथ आप कह लीजिए कि फाइनेंस का सेक्टर हो, बैंकिंग हो, सब के अंदर जो है मालियाती उमूर के अंदर भी यहूदी जो हैं वो कार फरमा है। तो जो इसराइली लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो बहुत मौसर है, और उसी की वजह से ये सारा काम हो रहा है। रही बात UAE की तरफ से तस्लीम करने की इसराइल को, और कल बहरीन की तरफ से तस्लीम करने की, तो इसको इसी नज़र से देखें कि ये सारे बादशाह हैं, इनको बेसिकली अपने इक़्तिदार से दिलचस्पी है, ना इनको उम्मत का कोई तस्वुर है, ना ये उम्मत की खातिर कोई दर्द है। और इवन और तो और ये जो कॉम्परस्टी की बात करते थे, अरब कॉम्परस्टी की बात करते थे, ना ही इनको अरब कॉम्परस्टी से कोई दिलचस्पी है, सिर्फ अपना इक़्तिदार महफूज करना है। उसकी खातिर जो मर्जी करवा लें और वो उसके लिए करने को तैयार हैं। इससे कई मकासद हासिल अमेरिका करना चाहता है। ईरान पे दबाव बढ़ाना चाहता है, सऊदी अरब और दीगर ममालिक को ईरान से डरा कर और असलहा बेचना चाहता है, इसराइल के लिए रास्ता हमवार करना चाहता है। इसराइल जो पूरी इस खित्ते के अंदर जो है वो आइसोलेटेड है, ये आइसोलेशन खत्म करना चाहता है। ये वो मकासद हैं जिसके तहत वो काम हो रहा है। और अभी सऊदियों से इमाम काबा का जो बयान आया है, इसके लिए एक हिंट है कि वो भी उस रास्ते पे जाना चाह रहे हैं। ये सारे मकासद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम बादशाहों को तस्लीम करवाए जाएंगे। तो ये बादशाह बड़े आराम से उसको तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि ना उनको मतलब है कि जो है वो रेजिस्टेंस बज़ाहिर लगती है कि आवाम की तरफ से आएगी, कंट्रोल सारा उनके ऊपर है। उनको अपनी हुकूमत का, इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ अगर इसराइल और अमेरिका मिलकर दिला देते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और हमें ऐसे सदमात से
दो चार होने के लिए अभी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि ये अगला स्टेप जो है वो इन्हीं खलीजी काउंसिल के जो ममालिक हैं उनमें हो सकता है कि अगला स्टेप जो है वो कुवैत की तरफ से आ जाए, ऐन मुमकिन है कि वो अगला स्टेप जो है वो किसी और की तरफ से आ जाए। तो ये हमें इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, ये स्टेप है जो ये चलेगा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इनकी मौजूदगी के बावजूद फ़लस्तीनियों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फ़लस्तीनियों को तो पहले भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट थी। अब ये गद्दारी की जो बात होने की वो बिल्कुल ठीक की है, और आज ईरान का जो रद्दअमल है वो भी बिल्कुल ठीक है कि अब बहरीन इसराइल को तस्लीम करने के बाद इसराइल के तमाम जराइम का शराकतदार बन जाएगा। ये बिल्कुल ठीक बयान है ईरान का। अच्छा इलियास साहब, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन मेरी रहनुमाई के लिए ये क्वेश्चन है, मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। इमाम काबा ने जो बयान दिया है, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात से कुछ मिसालें जो हैं वो पेश की है, तो आपको नहीं लगता कि उन मिसालों को या उन जो उनके जो लाइफ की जो इवेंट्स थे उनको इस वक्त गलत रंग करके पेश किया जा रहा है, या मेरी रहनुमाई फरमाइएगा इसका, क्योंकि इसराइल इस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मा का मैं कहता हूं कि दुश्मन बना हुआ है। मस्जिद अक्सा पे उसने कब्जा किया हुआ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत की और अच्छे बर्ताव की तालीमात दी है, लेकिन इन मौक़ों पर जब यहूद और अंसारा हमारे बाकायदा जो है दुश्मन करार दिए गए हैं, इस मौके पर वो मिसालें जो कि हम ये नहीं कहते कि तमाम यहूदों को मारो या तमाम यहूद हमारे दुश्मन है, लेकिन इसराइल की जो स्टेट जो विजन है, तो इस वक्त ये मिसालें कोट करना गलत नहीं है क्या? देखिए, पहली एक करेक्शन करने ये लफ्ज़ यहूद और नसारा है, और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमें यहूदी या ईसाई से प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने अहले किताब करार दिया है, बिल्कुल लिमिटेड जो ताल्लुक का एक वो है वो हमें उसका अल्लाह पाक ने हमें कहा है कि ठीक है रख सकते हैं। इसमें लफ्ज़ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ हम यहूदी की बात कर रहे हैं या इसराइल की बात कर रहे हैं। पहले मरहले में यहूदी की बात की जा रही है और अगले मरहले पे आकर इसराइल की बात एग्जैक्टली। इसराइल एक नाजायज रियासत है, इस चीज़ बिल्कुल की जरूरत है। दुनिया में कोई मुल्क आज तक यूएन के प्लेटफॉर्म से नहीं बना। ये तो ठीक है कि यूएन की मेंबरशिप हासिल नहीं की, लेकिन कोई मुल्क यूएन ने नहीं बनाया सिवाय इसराइल के, और वो भी इतनी रेजिस्टेंस के साथ कि देखिए कि 3 मरतबा उसकी रायशुमारी हुई है मुख्तलिफ मौके पे। अमेरिका ने छोटे छोटे जजीरों को जो कि मेंबर मुल्क थे यूएन के, उनको हौस दे के, किसी को डरा के, किसी को इंसेंटिव झंडी दिखाकर इसराइल को तस्लीम करवाया था 1948 में। ये वो यहूदी हैं जिनको पूरे यूरोप से जो मार पड़ रही थी उसका जिम्मेदार यूरोप है। यूरोप अपने मुल्क खत्ते में से कहीं कोई ज़मीन काट के उनको बना दे, उनको वहाँ पे रख दे, उनको बनाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालना और उसके वहाँ पे एक नया मुल्क क्रिएट कर देना, और फिर इतना ही नहीं, उसके बाद 67 की जंग में कब्जे पे कब्जे करते चले जाना। बैतुल मक़दस 67 तक उसके पास तो नहीं था, इसराइल के पास, वो उसने जंग में छीना। 73 के उसने और इलाकों पे कब्जा किया है, शाम के गोलान की पहाड़ियाँ उसने छीनी है। अच्छा, मुल्क बनाने के बाद यूएन खामोश है कि जो छोटी सी जी यानी उसकी अपनी कोई वो बॉर्डर उसने तायुन नहीं किए हैं, वो बिल्कुल खैबर तक आना चाहते हैं मदीना के पास, जहाँ उनको शिकस्त हुई थी। तो ये मसला है, असली मसला ये है। शुक्र है आपने ये कंसेप्ट जो है आज मैंने क्लियर किया कि इसराइल इशू है, और वाकई इसराइल की ये जो बिल्कुल और जो इसराइल की सोच है, जो विजन है, वो वाकई इशू बना रहा है, क्योंकि एक छोटी सी जगह से अब वो इन्वेड किया उन्होंने 1967 में, तब जो है वो यूएन जो है वो चुप था। कश्मीर के इशू पे यूएन चुप है, और भी बहुत बोस्निया के वक्त जो था वो यूएन चुप था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए ही यूएन जो है हमेशा जागा रहता है। आप जरा गौर कीजिए कि जो साउदर्न सूडान है, जी जी जो अफ्रीका का सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से बिल्कुल उसमें अभी तक बिल्कुल ऑयल रिच एरिया जो था उस साउदर्न सूडान बिल्कुल काट के एक अलग मुल्क बना दिया, बिकॉज वहाँ पे 17% क्रिश्चियन थे और वो बुतप्रस्त लोग थे, उनके लिए एक अलग मुल्क बना दिया गया उस मुल्क को काट के। बिल्कुल इंडोनेशिया में एक क्रिश्चियन जजीरे को जो ईस्ट तैमूर था उसको काट के एक अलग मुल्क बना दिया गया, यूएन उसके मुलविस था, ठीक है जी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आता मुसलमानों की तरफ। जाहिर है कि मुस्लिम दुनिया में यूएन का जो पॉलिटिकल रोल है उसमें शदीद रिजेंटमेंट पाई जाती है, और ये रिजेंटमेंट नेचुरल है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना जो है इतना कीमती वक्त हमें दिया। इलियास अंसारी साहब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की, और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो यूएसए है
وہ کس طرح سے اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ کس ایکسٹریم تک وہ جا سکتا ہے. جس طرح انہوں نے اسرائیل کو ایک انسینٹیو دیا جو ورلڈ وار 2 کے بعد جو ان کو یورپ سے کاٹ کے فلسطین کے پاس جگہ دے کے اور پھر وہی انویٹ کر رہا ہے آگے پورے فلسطین کو جس کے اوپر سب خاموش ہے. تو دنیا اور اسپیشلی مسلم امہ کیسے ایسے ملک کو مان سکتی ہے جنہوں نے مسلمانوں کا اتنا جو ہے ناحق خون بہایا ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یو اے ای اور بحرین نے کیا سوچ کے اسرائیل کو تسلیم کیا یا ان کے ساتھ مذاق جو ہے وہ تعلقات بحال کر رہے ہیں. مجھے فلسطین کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے بہت اچھی طرح سے کہا ہے کہ یار یہ مسجد اقصی سے داری ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں عتیق الرحمان صاحب، پروفیسر ہیں جی یہ اور دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جی سر، آج تو 2 ہسٹوریکل مومنٹ ہوئے ہیں. ایک بہت بڑے دو ایونٹس میں کہوں گا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوئے ہیں. پہلا تو یہ کہ افغان حکومت اور طالبان کی جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں دوحہ میں قطر میں، جس میں مائک پومپیو نے بھی شرکت کی. ایک تو وہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بہت زیادہ سیریس ہے افغانستان اور حکومت اور طالبان کے رشتے ٹھیک کر کے یہاں سے سیف سائڈ پہ نکلنے کے، سیف ایگزٹ کے لیے. امن، اور پوری دنیا خوش ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں امن ہوگا، تجارت کو فروغ ہوگا اور خوشحالی آئے گی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور جو ہمارے ٹرمپ ہے امریکہ کے صدر، ان کی کوشش الیکشن کے قریب ہے اور ان کی کوشش ہے کہ جتنی جلدی اپنی انفلوئنسز انٹرنیشنل کمیونٹی میں ڈالیں. جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو وہ اس وقت کافی زیادہ آگے کرے، یو اے ای کے ساتھ تعلقات بحال کروائے، اور آج بحرین نے سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی پر جو ہے وہ رضامندی ظاہر کرتی ہے. ٹرمپ نے اسے تاریخی واقعہ بھی قرار دے دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر، اس سے گیم کیا چل رہی ہے عرب میں، خلیج میں اور ایشیا میں؟ ایک طرف امن ہو رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل کو میں کہوں گا مسلط تو نہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے تمام عرب ممالک میں تعلقات کے نام پر. جی آپ نے سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے کوشچن ایک دفعہ میں پوچھ لیے. چلو میں ون بائی ون آپ کو بتا دیتا ہوں. جب ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں تو میں امریکہ کا یہی کہنا شروع کیا اب تک کہ امریکہ نے جو ہے افغانستان میں جو ایک امن ہونا چاہیے جی، لیکن وہ پاکستان کا بھی یہ کہنا امن ہونا چاہیے. اب پرابلم یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہے ان کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ میں ایک گیپ آ چکا ہے. پاکستان ہمیشہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ افغانستان میں اب تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم انڈیا کے رول کو نہیں سمجھ سکتے تھے. جب ایک پرامن افغانستان پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو کہ انڈین سبھی کو ہونے نہیں دیں گے. اور امریکن کو بار بار ہم ریلائز کرواتے بھی ہیں کہ جیسا اپنے جو امریکن ریجن کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے جس وجہ سے افغانستان ایشو ڈسکس ہوتا ہے. امن افغانستان ڈسکس ہوتا ہے. دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں اور انٹرنیشنل ایشو انٹرنیشنل دیکھ لیں کہ جب کا چائنا نے جو ہے وہ DRI کا پلان دیا اور پھر پاکستان کے ساتھ سائن کیا، اس کے بعد سے بڑی تیزی سے جو ہے نا دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں چینجز آ رہی ہیں. تو اس میں ایسی کوئی حیران کی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل سسٹم جو ہوتا ہے جو ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی سموتھ نہیں رہتے، ان میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. اب وہ جو اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں جو دوسری اسٹیٹ کی کس طرح افیکٹ ہوتے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. تو جیسے چائنا کا ایک رائٹ شروع ہوا ہے وہ امریکن کے لیے بالکل بن رہی ہے. اس لیے امریکہ کی طرف سے کبھی بھی سپورٹنگ آرگومنٹ اس کے لیے آپ کو نہیں ملے گا جو چائنا ایسا چھوڑ رہا ہے یا رسپیکٹ ہے. تو اب اس کے لیے دنیا میں جو ہے نا چینج جانا شروع ہو گیا ہے، لائف جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں اب یہ جو اسرائیل کی اور ریلیشن بن رہی ہے اس سے ریلیشن آپ دیکھیں کتنا پازیٹیو ہوتی ہے. امریکن کی اس چیز سے خوش ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن اگر دوسرے عرب کنٹریز کے بہتر ہو رہے ہیں تو امریکن الائز اکٹھے ہو رہے ہیں. تیسری بات آپ نے ٹرمپ کے الیکشن پوچھے تو ڈیفینیٹلی اب سے چینجز جو ہیں بہت تیز ہوں گی
اور ہمیں بالکل اس کے لیے جو ہے وہ سرپرائزنگ بہیویئر بھی رکھنا چاہیے. ہمیں سیٹسفیکشن شو کرنی چاہیے, ایک کول مائنڈ ہو کے ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ہو کیا رہا ہے. اگر کسی بھی ملک میں جب بھی الیکشن ہونے کی چینجز آتی ہیں, تو جب امریکہ کیونکہ وہ کچھ کو سپر پاور کنسیڈر کرتا ہے, تو پھر جب الیکشن ہو رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان الیکشن میں اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے یا اپنا پولیٹیکل کیریئر سیکیور کرنے کے لیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بہت ایسے کام مزید بھی کرے گی. اچھا, ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. جی جی عتیق صاحب, مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آج امام کعبہ کا بھی ایک بیان آیا ہے جن میں ان کے بیان سے, ان کی باتوں سے یوں لگ رہا تھا کہ وہ اسرائیل کے حق میں بات کر رہے ہیں اور وہ ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے. آپ کیا لگتے ہیں کہ سعودی جو بہت وائٹل رول ادا کر سکتا ہے تمام خلیجی ممالک کی ایک ویژن چینج کرنے میں, یا ان کے اوپر انفلوئنس ہے سعودی کا تمام مسلمان ممالک پہ, اگر سعودی کی اگر یہ ریئیکشن آ رہا ہے کہ امام کعبہ کے بیان سے بھی آج یوں لگ رہا تھا کہ وہ اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں, آئی ہوپ آپ نے وہ بیان سنا ہو یا پڑھا ہو کہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی جس طرح آج کل امریکہ کے انفلوئنس میں ہے, امریکہ کے ساتھ وہ ایک قسم کے پارٹنر جو ہے وہ سمجھے جا رہے ہیں, اور اگر سعودی اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی ملک کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہوتا, جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے کہ سعودی عربیہ امریکہ کے انفلوئنس میں. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو سکتے ہیں یا ایک دوسرے کی بات مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں سعودی عربیہ کا لوگ مسلم ممالک کا بہت اہم رول ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا بہت اہم رول ہے. پورے مسلم ممالک میں صرف پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کا بہت اہم رول ہے, اور پاکستان کو ڈیفینیٹلی اس ایشو کو بڑا ٹھیک طریقے سے سوچنا چاہیے. نو ڈاؤٹ ہم نے ایک مسلم امہ کا کانسیپٹ دیا تھا, اور ہمارا یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم مسلم کنٹریز میں بھی ایک یونٹی کریں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری یہ ٹاپک نہیں آئی تھی تو ہم نے یمن ایشو پہ بھی ایک نیوٹرل بیہیویئر شو کیا تھا. تو اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے مسلم کنٹریز کے ایشو سے اپنے آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں, بلکہ یہ تھا کہ ہم ایک نیوٹرل پوزیشن بنا کے یہ ایشو ریزالو کرنا چاہتے ہیں پیسفل طریقے سے. تو اس میں یمن ایشو دیکھتے ہیں تو کشمیر ایشو کے بعد ہمیں سب سے جو امپورٹنٹ ایشو نظر آتا ہے وہ فلسطین کا. بالکل. اب سعودی جی, اب کوئی بھی مسلم کنٹری اگر اسرائیل کے ساتھ کسی طرح کے بھی ریلیشن اچھے کرتا ہے, کسی ڈائریکشن میں بھی جاتے ہیں, تو نو ڈاؤٹ ان کا اسرائیل سے ضرور فلسطین سے اس کا ہوگا. تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ بحرین نے جو کام کیا یا سعودی کل کے جو کچھ ایسا کام کریں, کچھ ریلیشن اپنے اچھے کرنے کی طرف اگر جائیں, تو وہ دو ملکوں کا باہمی تعلق ہوگا. ہم اس کو آبجیکشن نہیں کر سکتے. ہم یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ ان ریلیشن کا فلسطین پہ کیا اثر پڑے گا. بالکل. تو نو ڈاؤٹ فلسطین پہ اس کا بہت, فلسطین کی جو مسئلہ ہے سپورٹ جو ہے وہ ویک ہوگی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو عرب اسرائیل کانفلکٹ ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا. اچھا سر, اگر ہم فلسطین کاز کی بات کریں اور کشمیر کاز کی بات کریں, تو جس طرح کشمیر کو لے کے پاکستان بہت سیریس ہے اور عالمی دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان آواز اٹھاتا ہے, باقی اور پاکستان فلسطین کی بھی بات کرتا ہے ہر جگہ, آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسلامی باقی ممالک ہیں, چلے ان کا کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, OIC کو اگر دیکھ لے تو انہوں نے ابھی تک کشمیر کے لیے خاطر خواہ کوئی کام نہیں کیا, لیکن فلسطین کو اگر تمام تو نہیں, لیکن اگر کچھ ایسے بڑے اسلامی ممالک ان کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہوتے ہیں اور آلریڈی پھر ان کے آپس کی جو ہے بائیلیٹرل بزنسز اور ٹریڈز بھی شروع ہو جائیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر فلسطین کی جو بات ہے, فلسطین کے جو حق ہے, اس کی آواز دب جائے گی, اور یہ اس کی آواز دبانے کی بھی ایک سازش ہے کہ پورے فلسطین پہ اسرائیل کا جو ہے وہ میپ جو آلریڈی گوگل نے بنا ہی دیا ہے, تو وہ فلسطین مٹ ہی جائے گا اور اسرائیل ہی رہ جائے گا. اچھا, اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں, جب ہم ان سے کوئی بات کریں یا ہم سے مڈل ایسٹرن سچویشن پہ یا اسرائیل کے ایشو پہ یا فلسطین کی بات کریں, یا ہمیں جو بھی ریئیکٹ کرنا ہے, تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اس طرح ان سے کیسے مرضی ریلیشن
کہ ہماری انسٹرکشن میں ریلیشن کو مولڈ کرتی ہے. صحیح. پرائورٹی دیں گے تو یہ آواز بنے گی یا جو قومی ہماری. آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے سر, اگر آپ لوکیشن چینج کر دیں. سگنلز ایشو آ رہے ہیں آپ کی طرف. جی ابھی آپ کے پاس ٹھیک آ رہی ہے, آپ سر کنٹینیو کریں سر. آپ جی جی اب آپ مجھے سن سکتے جی جی آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے سر, آپ کنٹینیو. جی جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مسلم ملک اسرائیل سے جیسے کہ ریلیشن رکھ رہا ہے وہ نو ان کا ایک جو ہے وہ بائی لیٹرل ایشو ہوگا, ایک جو پانی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا, اس میں ہم کوئی انسٹرکشن نہیں دے سکتے کسی ملک کو, نہ ہم کسی کو کمپل کر سکتے ہیں کہ وہ ریلیشن ویسے بنائے جیسے ہم چاہتے ہیں, نہ ہمیں بھی انسٹرکشن دے سکتا ہے کیونکہ دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ ساورن ہے, آزاد ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں دوسرے ممالک کو جب اسرائیل کے ساتھ اپنے کسی قسم کے بھی جو تعلقات ہیں وہ مینٹین کریں تو اس میں فلسطین کے ایشو کو جو ہے وہ پرائیورٹی دیں, یعنی اپنے تعلقات کو اگر وہ کنڈیشنل کر دیں فلسطین کے ایشو کے ساتھ تو شاید ہماری یہ اچھی اسٹریٹجی ہوگی, کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی مسلم ورلڈ کی, جو کہ نہ صرف فلسطین کے ایشو کو مزید سمجھ کرے گی بلکہ اسرائیل کو جو مسلم ممالک کی یونٹی ہے وہ کنوی کرے گی. بہت بہت شکریہ عتیق صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت زبردست جو ہے آپ نے باتیں کی. بہت بہت شکریہ. عتیق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں اور بہت زبردست جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تجزیہ دیا ہے تمام ایونٹس پہ جو آج مین ایونٹ سے. اس کے علاوہ اور بھی اگر میں کہوں تو پاکستان کے اپنے حالات بھی جو ہیں کچھ ایسے ہی ہیں جو کل جس پہ میں نے شو بھی کیا تھا, تو کہنے میں آ رہا ہے کہ جو مرکزی ملزم تھا موٹر وے انسیڈنٹ کا, عابد نام ہے ان کا, وہ جو ہے پکڑا گیا ہے وہ بندہ. اور لیکن پولیس کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں اس میں اس وقت فی الحال کوئی صداقت نہیں ہے. ہماری طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آنے تک کا ویٹ کیا جائے تو دیکھتے ہیں. ہماری تو دعا ہے کہ وہ کلپریٹس وہ جو ہے پکڑے جائیں, وہ ریپسٹ, اور ان کو جو ہے پبلکلی ہینگ کیا جائے, جس کے لیے پورے ملک میں تحریک بھی چل رہی ہے, وقت کی ضرورت بھی ہے. اور ابھی ایک خبر آئی ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے کہ جیلم میں ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ اس کے اپنے ہی استاد نے جو ہے جنسی زیادتی کی ہے, لیکن وہ استاد پکڑا گیا ہے. اور اب موقع ہے کہ جو پکڑا گیا اس کو فوراً سزا دو, فوراً پھانسی پہ چڑھا دو, فوراً. لیکن کیا ہے کہ بس ہم انٹرنیشنل ایشوز کے جملوں میں پڑے رہیں گے, اس کے اوپر اپنے سٹیٹمنٹس دیں گے, لیکن اپنے ملک کے اندر جو اتنے بڑے ایشوز ہیں اور کلپریٹس ہاتھ میں آ رہے ہیں ان کو سزائیں کب دینا ہے. چیف جسٹس صاحب نے بھی آج بڑا زبردست بیان دیا ہے کہ ان کو جلد سے جلد سزا ہونی چاہیے. سزا دینا آپ سر, آپ کے پاس اختیار ہے, آپ سزا دیں. یہ قوم اپنی پلکوں پر بٹھائیں گے آپ کو, یہ آپ کو ساری زندگی آپ کا نام جو ہے نا سنہرے حروف میں لکھے گی. آپ چیف جسٹس ہیں, آپ دیں ایسے لوگوں کو ڈائریکٹ سزا بغیر کسی ٹرائل کے, بغیر کسی اس کے ثبوت ملتے ہیں, ان کے اوپر آتے ہیں, ثابت ہوتے ہیں, اقرار کرتے ہیں. خیر میرے کہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی نوٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ اجازت آؤں گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. دوبارہ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ 10 بجے JNN کی اسکرین پر دلیل کے ساتھ. میں ہوں ریحان جہانگیر خان. فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.